स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, जिसमें हम जो हमारे KVS के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल है। आपको पता है KVS के एग्जाम में नॉर्मली 40 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। तो मैं इस क्लास में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कॉन्सेप्ट और उसके आने वाले क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा और इसके बारे में गाइड करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है और वो आपके हेल्प करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं लास्ट ईयर का कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसका क्या मीनिंग होता है। तो जैसे आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि जब टीचर जो है एक क्यूरियोसिटी में, एक इच्छा शक्ति के आधार पर बच्चों को पढ़ाने का और उनको सिखाने का प्रयास करता है। तो सबसे अच्छी टीचिंग वो होती है जब हम बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है जी। फिर आता है जी छात्रों का सही मूल्यांकन किस प्रकार से हो सकता है। तो छात्रों का मूल्यांकन जो है उनकी रचनाशीलता के आधार पर दिया हुआ है। सतत मूल्यांकन होना चाहिए, कोर्स के अंत में मूल्यांकन होना चाहिए, प्रत्येक छमाही में मूल्यांकन होना चाहिए। तो सबसे अच्छा आंसर आएगा सतत मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो आपको पता है हमारा CCE होता है, कॉन्टिन्यूअस हो गया, कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें भी आएगा सतत मूल्यांकन जो है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सतत मूल्यांकन से हम बच्चों के बारे में ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाते हैं, साथ में उनकी कमियों को सुधार देते हैं। ठीक है जी। और सतत चलने का अर्थ है कि ये लगातार बच्चे की कमियों को सुधारता जाएगा और बच्चे में एक गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। ठीक है जी। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। तो आपको पता होगा कि बच्चे का पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। तो जैसे इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि बच्चा जो है जन्म के साथ ही अपनी माँ से सीखने का प्रयास करता है। तो माँ जो है उसकी पहली सामाजिक टीचर होती है। ठीक है जी। और इनफॉर्मल लर्निंग में यानी अनौपचारिक शिक्षण में माँ जो है सबसे मुख्य टीचर की भूमिका निभाती है। इसके अलावा परिवार जो होता है, परिवार जो है हमारा पहला इंस्टीट्यूशन, पहला संस्थान है, जहाँ पर हम पहली बार जीवन के बारे में परिचित होते हैं। जीवन की कई ऐसे मूल्य हैं जो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनके बारे में हम परिवार से सीखते हैं। और परिवार का मुख्य पिलर होती है हमारी माँ। तो माँ जो है बच्चे को गोद में बिठाकर उसको धीरे धीरे चलना, बैठना आदि सिखाकर उसके जीवन में गुणात्मक और रचनात्मक परिवर्तन जो है आमतौर पे माँ करती है। ठीक है जी। फिर आता है जी शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो शिक्षक को समाज में, आपको पता है शिक्षक जो है समाज का एक मुख्य अंग है। समाज में अगर टीचर रेपुटेटेड रहते हैं यानी उनकी रिस्पेक्ट होती है, तो शिक्षक को आगे बढ़ने का, समाज में कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है। टीचर प्रेरित होता है, उसका भी मोटिवेशन होता है, उसको भी प्रेरणा मिलती है। तो जब समाज में टीचर की सम्मान मिलेगा, उसे उसको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, तो टीचर भी बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक सकारात्मक प्रयास करेगा। ठीक है जी। फिर आता है जी शैक्षणिक दौरों में एक टीचर की बच्चों से क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। यानी हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, तो यानी टीचर को बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आमतौर पे एक्सपेक्ट करने का अर्थ है कि हम उससे अत्यधिक एक्सपेक्टेशन यानी अत्यधिक उम्मीदें ना रखें। बच्चों की कैपेसिटी यानी बच्चों की क्षमता के आधार पे ही उनके अंदर गुणात्मक परिवर्तन करने हैं। तो बच्चों की क्षमताओं के आधार पर ही हम उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ठीक है जी। फिर आता है जी छात्रों को प्रेरित करने का सबसे उपयुक्त साधन क्या हो सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आता है कि छात्रों को हम किन आधारों पर मोटिवेट यानी प्रेरित कर सकते हैं। तो शिक्षक जो है बच्चों को प्रेरणा देने का मुख्य केंद्र होता है। शिक्षक जो है पढ़ाई के दौरान में बच्चों को प्रेरित कर सकता है, सीखने के दौरान में उनको प्रेरित कर सकता है। साथ में जब भी कहीं बच्चे किसी टॉपिक में उनको जटिलता आती है, उनको मुश्किल पेश आती है, तो उस दशा में टीचर जो है उनको हेल्प करके उनको आगे के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं जो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए भी टीचर की प्रेरणा जो है काम करती है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से सृजनशील और बौद्धिक रूप से उच्च बच्चे होते हैं, उनको भी टीचर की प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आया हुआ है अचीवमेंट टेस्ट के बारे में कि उपलब्धि परीक्षण में कौन सा तत्व जो है नहीं होता। तो आपको पता है एक जो हमारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो विधि सम्मत होते हैं यानी लीगल सिस्टम होते हैं, क्रेडिबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, और वो जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिविटी यानी उनमें टू द पॉइंट होना चाहिए, उनसे निष्कर्ष निकलने चाहिए, उनका अर्थ जो है बच्चों के सकारात्मक परिवर्तनों के साथ दिखाई देना चाहिए, विधि मान्य यानी कानूनी रूप से सही होने चाहिए, और विश्वसनीय यानी वो स्कूल
या उनकी पढ़ाई के दौरान के जो पद्धति है उसके आधार पे विश्वसनीय होनी चाहिए, उनकी आयु के मुताबिक जो है विश्वसनीय होने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद आता है जो क्वेश्चन आए हुए हैं कि समाज के एजेंट के रूप में, आपको पता है सोसाइटी में स्कूल जो है एजेंट है, तो एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो प्राथमिक कार्य जो है इसमें बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना। टीचर और स्कूल जो है मुख्य रूप से बच्चों को शिक्षित करने के लिए होते हैं। शिक्षित करने का उद्देश्य होता है उनको जीवन के लिए तैयार करना, और जीवन में उनको संघर्ष के लिए, उनको योग्यताएं देने के लिए, उनको क्षमताएं देने के लिए हमें तैयार करना होता है। तो शिक्षक और स्कूल जो है समाज के एजेंट हैं जो बच्चों में क्षमताओं का विकास करते हैं, और उन क्षमताओं का जो प्रयोग है बच्चा जीवन में आने वाली परिस्थितियों के मुताबिक करता है। फिर आता है जी कौन सा गुण जो है शिक्षक में सबसे अधिक अनिवार्य माना जाता है? तो आमतौर पे उसको विषय का विशेषज्ञ माना जाता है, एक विद्वान होना चाहिए, या अच्छे पहनावे का होना चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए। सबसे अच्छा जो इस क्वेश्चन के मुताबिक उसका आंसर आता है वो आता है संयमी, यानी उसमें भरपूर धैर्य होना चाहिए। एक संयमशील टीचर जो है ज्यादा अच्छा होता है। संयमशील जो है बच्चों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, उसको एंगर मैनेजमेंट यानी अपने गुस्से को मैनेज करने की शक्ति इसी से मिलती है। इसके अलावा क्लास को मेंटेन करने की शक्ति यहीं से मिलती है, और अपने विषय को अच्छे तरीके से पढ़ाने की उसको जो गुण है वो एक संयम या धैर्य से प्राप्त होते हैं। फिर आता है जी अधिगम की सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो सकती है? समस्याओं को हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी प्रवृत्तियों में सुधार आना। तो इसका सही आएगा आचरण यानी व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम जो है ज्यादा बेहतर तभी होता है जब उसमें व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान का विकास, शरीर का विकास, व्यक्तित्व का विकास या बुद्धिमत्ता का विकास। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी विकास जो है मुख्य रूप से आएगा, ये व्यापक है। तो बुद्धिमत्ता कम अच्छा है, जबकि व्यक्तित्व जो है पर्सनैलिटी जो है ज्यादा जरूरी होती है। व्यक्तित्व में सभी गुण आ जाते हैं। ठीक है जी। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद कर कर। तो आपको पता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जब हम किसी चीज को अपने आप करते हैं। इसको कहते हैं क्रियात्मक अध्ययन या क्रियात्मक अधिगम। तो बच्चे जब खेल खेल में सीखते हैं या खुद करके सीखते हैं, क्रिएटिविटी से सीखते हैं, रचनाशीलता से सीखते हैं, तो उसको हम कहते हैं खुद करके सीखना। तो सीखने का सबसे बेहतर आएगा खुद करके सीखना। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे रिपीट होते हैं। अब मैं जो टीचिंग से संबंधित और क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको बता देता हूं। ठीक है जी। सबसे पहले आता है जी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में, यानी विकास के सिद्धांत में मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। विकास का सिद्धांत तीन रूप में काम करता है। सबसे पहला है ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि यानी विकास का पहला सिद्धांत होता है वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है? जैसे हम देखेंगे कि जो विकास का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत वृद्धि यानी ग्रोथ पे काम करता है। तो वृद्धि में आता है, आपको पता है शारीरिक वृद्धि आती है। तो शारीरिक रूप से जब बच्चे बड़े होते हैं उनका शारीरिक अंगों का विकास होता है, वो वृद्धि का आता है। ठीक है जी। दूसरा आता है मैचुरेशन यानी परिपक्वता। परिपक्वता जो होती है बच्चों में उसको मैचुरेशन यानी मैच्योरिटी कह देते हैं। तो मैचुरेशन जो है ये बायोलॉजिकल होता है, यानी जैविक रूप से बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके शरीर के आंतरिक परिवर्तन जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल रूप से छोटे बच्चे को बड़ा बच्चा, बालक को किशोर के रूप में परिवर्तित करते हैं, उन परिवर्तनों को हम मैचुरेशन यानी बायोलॉजिकल चेंज कह सकते हैं। और तीसरे जो विकास में आते हैं वो आते हैं लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम जो है आपको पता है ये एजुकेशन यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो जब बच्चा स्कूल में छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास में सीखता है तो वो अधिगम करता है यानी लर्निंग करता है। तो विकास के सिद्धांत में तीन चीजें अहम होती हैं, यानी ग्रोथ उसके शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है, मैचुरेशन उसके बायोलॉजिकल विकास से जुड़ी हुई है, और अधिगम जो है उसके ज्ञानात्मक, उसके सामाजिक, उसके नैतिक, उसके मानसिक विकास से जुड़ी हुई है। तो लर्निंग जो है स्कूल में आमतौर पे प्रयोग होती है। तो लर्निंग के लिए दो प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक होते हैं अनौपचारिक और दूसरे होते हैं औपचारिक।
यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अनौपचारिक का अर्थ होता है स्कूल हो गया, ये औपचारिक संस्थान है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, जहां पर बच्चा 6 साल से अपनी पढ़ाई शिक्षा शुरू करता है। 6 से 14 तक की मुख्य उसकी फॉर्मल एजुकेशन एज होती है, आयु होती है। जबकि अनौपचारिक में आता है जैसे परिवार, समाज, ये अनौपचारिक संस्थान है। तो लर्निंग जो है दोनों रूपों में, बच्चा जो है पहले परिवार यानी अनौपचारिक रूप से, फिर धीरे धीरे औपचारिक ढंग में वो सीखता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी हमारा टाइप ऑफ लर्निंग में, यानी लर्निंग के सिद्धांत में हम देखते हैं कि अधिगम में आमतौर पे जो सिद्धांत होते हैं, अधिगम के सिद्धांतों में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत मिलते हैं। अधिगम सिद्धांत में 3 मिलते हैं। जैसे पहला आएगा एक्सप्लेनिंग, और दूसरा आएगा जी डेमोन्स्ट्रेशन, और तीसरा आएगा जी एक्शन या कोलैबोरेशन। ठीक है जी। एक्सप्लेनिंग का अर्थ होता है जब हम वर्णन करते हैं, ये होती है वर्णात्मक अधिगम, यानी टीचर जो है एक्सप्लेनिंग मेथड से चीजों को एक्सप्लेन करता है, उनको सॉल्व करने का प्रयास करता है, बच्चों में उनकी वर्णात्मक क्षमता का विकास करता है। तो जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लेन कराने का प्रयास करते हैं, वो उसकी एक्सप्लेनिंग एबिलिटी होती है। टीचर जो है एक्सप्लेनिंग से किसी भी समस्या का हल कर सकता है, चीजों को समझा सकता है। ठीक है जी। डेमोन्स्ट्रेशन में इसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण, यानी प्रस्तुत करना। टीचर जो है कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको प्रस्तुत करके, यानी क्रियाओं के द्वारा प्रस्तुत करके वो दिखा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन से दिखा सकता है। ये भी एक अधिगम में मुख्य होता है। इसके बाद आता है एक्शन, यानी क्रिया द्वारा या सहभागी रूप से। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें हमें अधिगम को और बेहतर तरीके से बच्चों को कराने के लिए हमें क्रियात्मक अधिगम कराना पड़ता है, यानी एक्शन बेस्ड होता है, कोलैबोरेटिव होता है। जब बच्चा खुद क्रियाओं द्वारा अधिगम सीखता है और क्रियाओं द्वारा वो अधिगम को प्रस्तुत करता है, तो उसको हम एक्शन बेस्ड कह देते हैं, क्रियात्मक अधिगम कह देते हैं। कोलैबोरेशन होती है, यानी टीचर और स्टूडेंट की कोलैबोरेशन भी इसी में होती है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को उसकी योग्यताओं के अनुरूप क्रियाएं कराने की क्षमता को हम कह देते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 प्रकार के अधिगम सिद्धांत आते हैं, एक्सप्लेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और एक्शन या कोलैबोरेशन। नेक्स्ट आता है जी हमारे अधिगम से जुड़े हुए, आपको पता है कि विकास स्टेज यानी विकास चरण होते हैं जीवन में। जब भी बच्चा जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके विकास के चरण पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले चरण आता है उसका शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास आपको पता है, बच्चा जब फिजिकली रूप से बढ़ता है, भौतिक रूप से बड़ा होता है, पहले शैशव होता है, 0 से 3 तक उसको शैशवा काल कह देते हैं। फिर शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद उसकी किशोरावस्था आती है। तो बाल्यावस्था को नॉर्मली हम कह देते हैं कि मिडिल एज है, जिस आयु में बच्चा जो है स्कूल में जाना शुरू करता है, फॉर्मल एजुकेशन लेता है। किशोरावस्था में उसके मानसिक विकास की चरम होता है। शैशवावस्था में वो इनेट एक्शन, यानी आपको पता है प्रत्यक्ष अध्ययन करता है, यानी आंखों से, इंद्रियों से सीखता है, जिसको हम इनेट लर्निंग भी कह देते हैं। ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव, यानी जो उसकी आंखों पे, उसकी इंद्रियों पे रिफ्लेक्शन होती है, उसके द्वारा वो सीखता है, देखकर सीखता है। बाल्यावस्था में, फॉर्मल एज में, यानी 6 वर्ष की आयु के आधार पर बच्चा जो है क्रियाओं द्वारा, प्लेवे आदि माध्यम से सीखता है। शैशवावस्था में भी वो लाभ देती हैं। बाल्यावस्था में स्कूल आदि में वो प्लेवे मेथड है या क्रियाओं द्वारा बच्चे को सीखना है, उन अधिगम जो विधियां हैं उनका प्रयोग करके वो सीखता है। ठीक है जी। और किशोरावस्था में एब्स्ट्रैक्ट, यानी अप्रत्यक्ष अध्ययन, अप्रत्यक्ष रूप से एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग करता है। उसका जो मस्तिष्क है, मानसिक विकास है, वो तीव्र हो जाता है। इस आयु में बच्चा जो है कॉन्सेप्चुअल, यानी वो संप्रत्य निर्माण जो है अधिक अच्छे से करने लगता है। ठीक है जी। फिर आता है जी शारीरिक विकास से क्या होता है। शारीरिक विकास से उसके शारीरिक परिवर्तन दिखते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा शारीरिक विकास के 2 सिद्धांत पाए जाते हैं। जैसे पहला आता है सिर से पैरों तक। ठीक है जी। सिर से पैरों तक का सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो है सबसे पहले सिर का विकास करता है और धीरे धीरे उसका फिर मध्य भाग, पेट, और धीरे धीरे फिर पैरों तक उसका विकास होता है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि अंदर से बाहर की ओर, यानी सेंटर टू आउटवर्ड। तो सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे
मध्य से बाहर की तरफ विकास होता है और सबसे बाद में हमारे हाथ आएंगे, हाथों का विकास बाद में होता है। ये दो सिद्धांत जो है शारीरिक विकास के आते हैं। इसके अलावा शारीरिक विकास में आता है, आपको पता है, मोटर स्किल्स होती हैं, हमारी क्रियात्मक क्षमताएं होती हैं, हाथों पैरों की, मसल आदि की जो क्षमताएं होती हैं उसको हम मोटर स्किल्स कह देते हैं। तो मोटर स्किल दो प्रकार की होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल यानी कुल जो मोटर स्किल है, हमारी क्रियात्मक क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं। दूसरी होती हैं फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस में हमारे कुल शरीर यानी कुल बॉडी का प्रयोग, चलना बैठना, हाथों का प्रयोग टोटल आता है। जबकि फाइन मोटर स्किल में हमारे विशेष काम आ जाते हैं। फाइन यानी हम अपने हाथों से कोई विशेष काम कर रहे हैं, जैसे बच्चा पेंटिंग करता है, राइटिंग करता है, ये फाइन एबिलिटीज हैं। तो फाइन एबिलिटी जो है फाइन मोटर पे डिपेंड करती हैं। सबसे पहले बच्चा ग्रॉस डेवलपमेंट करता है, ग्रॉस के बाद फाइन डेवलपमेंट उसकी बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है उसके आधार पे होती है। फिर आता है जी फिजिकल डेवलपमेंट के बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास आपको पता है मानसिक रूप से सोचना, थिंकिंग करना, मेमोरी करना, लॉजिक लगाना, ये चीजें जो है मानसिक विकास का अंग होती हैं। इसके बाद आता है सोशल यानी इमोशनल। सोशल में सामाजिक विकास को सीखते हैं, ठीक है जी। सोशल के साथ होता है इमोशनल यानी हम समाज के साथ इमोशन को प्रकट करना सीखते हैं। इमोशन को कहते हैं संवेदात्मक, संवेदनशील यानी जब बच्चा गुस्सा, प्रेम, अपनी भावनाओं को प्रकट करता है तो भावात्मक विकास भी बच्चे का एक सामाजिक विकास का अंग होता है। सामाजिक विकास में आता है एक नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट। तो नैतिक विकास भी बच्चे के विकास के लिए अहम होता है। नैतिक विकास से बच्चा जो है जीवन में मूल्यों का विकास करता है, वैल्यूज का, मूल्यों का विकास करता है। मूल्यों का जीवन में अभिन्न अंग होता है यानी मूल्य जो है जीवन के लिए काफी जरूरी है, बिना मूल्यों के हमारा विकास अधूरा है। तो मूल्य जैसे सच, ईमानदारी, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति ये हमारे मूल्य हैं। तो एक बच्चा जब अधिक से अधिक मूल्यों को प्राप्त करता है, उसका नैतिक विकास अधिक होता है, तो वो जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व को सीखने का प्रयास करता है। नैतिक मूल्य जो है एक व्यक्ति को महान बनाते हैं। नैतिक मूल्यों से हम जैसे किसी महान पर्सनैलिटीज जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, महान साधु संत रहे हैं, वो महान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने नैतिक जीवन में काफी अच्छी क्षमताएं अर्जित की थी। तो उन नैतिक मूल्यों को हम बच्चों को देने का प्रयास करते हैं ताकि वो प्रेरणाएं लें। तो महान व्यक्तित्व जो है बच्चे को नैतिक विकास के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर भी खुद बच्चों में नैतिक प्रेरणाएं पैदा कर सकता है, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपको पता है बच्चा जो है स्कूल में भाषागत विकास को सीखता है, ग्रामर आती है, बोलना, लिखना आदि ये भाषागत यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। लैंग्वेज के डेवलपमेंट के साथ ही होता है स्पीच यानी बोलने की एबिलिटीज, यानी जब बच्चा अपने घर में भी होता है, अपने माँ बाप के साथ छोटे छोटे स्वरों को यूज करता है, फिर साथ साथ धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज का विकास जो है तीव्र गति से होता रहता है। तो उस लैंग्वेज में उसकी टॉकिंग यानी बोलने की क्षमता, उसकी रीडिंग यानी पढ़ने की क्षमता और उसकी कम्युनिकेशन दूसरों के साथ बोलकर बात करना आदि जो है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में आती है, ठीक है जी। तो ये हमने डेवलपमेंट स्टेज के बारे में कुछ चरण देखे थे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी, आमतौर पे देखा होगा आपने हमारे जो जीवन में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो विकास के दौरान उसके जीवन में अहम परिवर्तन आते हैं, ठीक है जी। तो परिवर्तन जो है ऐसे परिवर्तन होते हैं जो घर में और स्कूल में दिखाई देते हैं। तो शिक्षक को मनोवैज्ञानिक आधार पर उन परिवर्तनों को देखना होता है, ठीक है जी। और टीचिंग जो है, जो हमारी टीचिंग है, जो लर्निंग है, वो तभी बेहतर हो सकती है जब हम जो मानव विकास के, जो बाल विकास के चरण होते हैं उनको गंभीरता से देखते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं कि बाल विकास में मनोविज्ञान का क्या योगदान है। आपको पता है कि मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो आमतौर पे मनोविज्ञान का सबसे सही अर्थ आएगा व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान वो विज्ञान होता है जिसमें हम बच्चे के, बालक के व्यवहार के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसके व्यवहार के अच्छे पक्ष, बुरे पक्ष, कमियां, गुण, दोष आदि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मनोविज्ञान बालक के, उसके स्कूल के और उसकी शिक्षा के दौरान उसके व्यवहार के बारे में जानने का एक विज्ञान है। दूसरा आता है शिक्षा क्या होती है। शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम
बच्चों में ज्ञानात्मक, ठीक है जी, भावात्मक विकास करते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा का अर्थ है जीवन में परिवर्तन करना, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करना, यानी पॉजिटिव चेंज। लाइफ में पॉजिटिव चेंज जो है शिक्षा करती है। और शिक्षा मनोविज्ञान जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो शिक्षा जो है मनोविज्ञान यानी व्यवहार के विज्ञान को जानती है और उसके आधार पर बालकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करने की क्षमता जो है शिक्षा द्वारा होती है। शिक्षा को प्रदान करने का मुख्य जो आधार यानी मुख्य जिम्मेवारी जो है वो टीचर के ऊपर होती है स्कूल में, ठीक है जी। तो शिक्षक जो है मनोविज्ञान के सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए, यानी शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत जो हैं उसके शिक्षण को बेहतर बनाते हैं, सकारात्मक बनाते हैं, इफेक्टिव यानी कारगर बनाते हैं और शिक्षा में अधिक मूल्यांकन को तीव्र करते हैं। तो जैसे ही किसी टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान के सभी सिद्धांतों का ज्ञान होता है तो वो शिक्षण में अधिक प्रभावी तरीके से शिक्षण कर सकता है, लर्निंग यानी अधिगम को और अधिक बढ़ा सकता है, साथ में मूल्यांकन संबंधी जो प्रवृत्तियां हैं उसको भी बेहतर तरीके से देख सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा मनोविज्ञान है, ऐसी शिक्षा है जिसमें बालक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि परिवर्तन कैसे परिवर्तन, तो हम नॉर्मली सकारात्मक वर्ड यूज करते हैं। दूसरा वर्ड यूज करते हैं वांछनीय यानी जरूरी। ऐसे जरूरी परिवर्तन जो है शिक्षा में दिए जाते हैं जिन परिवर्तनों का समाज में बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो शिक्षा में किए गए परिवर्तन जो है समाज में योगदान देते हैं। जैसे हम बच्चे को शिक्षित करते हैं ताकि समाज में योगदान दे, परिवार में योगदान दे, अपनी संस्कृति में योगदान दे, अपने देश में योगदान दे। तो शिक्षा जो है गुणों का विकास है, योग्यताओं का विकास है। ऐसे गुण, ऐसी योग्यताएं जो समाज में, संस्कृति में, देश में योगदान देते हैं। तो अब ये योगदान जो है जीवन में अति आवश्यक होते हैं। फिर आता है जी परिवर्तन जो है बच्चे के लिए परिवर्तन, कौन से परिवर्तन जरूरी होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो बच्चे को योग्यताएं, क्षमताएं, सामर्थ्य प्रदान करते हैं, यानी ऐसे परिवर्तन जो बच्चों में योग्यताओं का विकास करें, सामर्थ्य का, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, पोटेंशियल बिल्डिंग करें, संघर्ष की प्रवृत्ति बिल्डिंग करें, वो परिवर्तन जरूरी होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है कि परिवर्तन जो है किस उद्देश्य के लिए होने चाहिए। उद्देश्य यानी बालक को इस योग्य बनाना कि वो समाज में किसी भी परिस्थिति से रूबरू हो सके, यानी किसी भी परिस्थिति को फेस कर सके, जीवन में संघर्षों का सामना कर सके। इन परिवर्तनों को देना हमें शिक्षा में जरूरी होता है। तो शिक्षा का अर्थ होता है बच्चे को सक्षम बनाना, ठीक है, सामर्थ्यवान बनाना, उसमें कैपेसिटी पैदा करना, सीखने, बोलने, लिखने, पढ़ने, ये सभी कैपेसिटीज हैं। बौद्धिक विकास कैपेसिटी है, मानसिक विकास कैपेसिटी है, नैतिक विकास कैपेसिटी है। तो जितनी उसमें कैपेसिटी बनेगी, जितनी उसमें सामर्थ्य यानी क्षमता बनेगी, उतना ही जीवन में अच्छा योगदान दे पाएगा, ठीक है जी। तो शिक्षक के लिए शिक्षा में परिवर्तन एक मुख्य आधार होता है। तो शिक्षक जो है स्कूल में जो है परिवर्तन की नींव रखता है, ठीक है जी। और बार बार जो वो पढ़ाता है, स्कूल में क्लास के प्रोग्राम बनाता है, क्लास प्लान बनाता है, सिलेबस को पढ़ता है और उसको बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाता है। तो शिक्षा जो है टीचर द्वारा प्रदान की गई एक ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी शिक्षाएं होती हैं जिनमें या जिनसे बच्चे के जीवन में आधारभूत परिवर्तन आते हैं, ठीक है जी। आपको पता है शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है जी। और इस प्रक्रिया में स्कूल का योगदान और टीचर का योगदान सबसे मुख्य होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे के आधार का निर्माण होता है। स्कूल जो है आधार है, तो जब आधार अच्छा बनेगा, यानी स्कूल में बच्चे की शिक्षा आधार से अच्छे तरीके से दी जाएगी, तो बच्चा जो है जीवन में सफल होगा, जीवन में योगदान देगा और जीवन में अपनी इच्छाएं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार आज हमने इस लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट शिक्षा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, बाल विकास के बारे में और टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है आपको कुछ पसंद आया होगा और आगे भी कुछ लेक्चर मैं केवीएस की, टीचिंग एप्टीट्यूड के और करंट अफेयर के आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है जी।
तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।